नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और आपको अगर सवाल पूछना है, कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके पास है, तो आप हमें 9136934058 पर अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में शामिल किए जाएंगे। अगर कोई भी सवाल आपके आज के शो में अगर हम शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी वक्त कल कमोडिटी निवेश में आपके सवालों को लिया जाएगा। तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9136934058 पर। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज, चाहे वो फेसबुक पेज है, ET Now स्वदेश का ट्विटर हैंडल पेज हो या फिर इंस्टाग्राम, इन तीनों ही हैंडल पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। वहां से भी हम आपके सवाल इस शो में शामिल करेंगे। चलिए अपने गेस्ट से भी आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ रवि देवरा है, जो कुंवरजी ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं, जो कमोडिटी रिसर्च पूरा देखते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वीरेन वकील साहब हैं, जो पैराडाइम कमोडिटी के CEO हैं। आप दोनों ही मेहमानों का कमोडिटी निवेश में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज सबसे पहले कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार तेजी का रुख है और शाम के सत्र में ये तेजी और बढ़ जाती है। वीरेन जी, क्या लग रहा है, कच्चा तेल आपको किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? कई एनालिस्ट, ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स है, वो $90 से $100 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कब तक ये टारगेट हासिल होता लग रहा है कच्चे तेल में? मार्केट में फिजिकल टाइटनेस अभी भी बरकरार है। और यूएस में खास करके जो पिछले 2-3 वीक का जो वेदर रहा, वो एक्स्ट्रा फ्रॉस्टी रहा। और एशियाई सप्लाई थोड़ी लोग मार्केट में चिंता की बात है, क्योंकि कजाकिस्तान में जो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लीबिया में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। साथ ही यूक्रेन क्राइसिस के हिसाब से जो एनर्जी फ्लो यूरोप का जो गैस से लेके ऑयल तक का डिसरप्ट होने की आशंका है। साथ ही जो बहुत समय से उम्मीद है ईरान के क्रूड की कि भाई ईरान समझौता होगा और ईरान का क्रूड वापस इंटरनेशनल मार्केट में आएगा, ये चीजें फलीभूत नहीं हो पा रही है सप्लाई साइड की। साथ ही ये ओमिक्रॉन के हिसाब से थोड़ा सप्लाई साइड के डिस्टर्बेंसेस अभी भी बरकरार है। फ्रेट्स भी काफी तेज है टैंकर्स के। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है शायद कि WTI की तुलना में ब्रेंट थोड़ा मजबूत रहेगा, और ब्रेंट WTI की तुलना में ब्रेंट पहले 90 को टेस्ट करेगा। ओके, तो ये भी हुए क्रूड को लेकर। रवि, आपको क्या लग रहा है, कब तक आपको लगता है कि $100 तक ब्रेंट पहुंचता दिख रहा है? 2022 में आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? परसेंटेज वाइज तो सिर्फ यहाँ से 20% है, तो मार्केट है उसमें। वैसे देखे तो कोविड के बाद हम काफी क्लाइंट से जो पूछते हैं कि हो सकता है, तो हम एक ही आंसर करते हैं कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि लिक्विडिटी पर्याप्त है। एंड काफी टाइम क्या होता है कि एक सप्लाई फैक्टर जब हावी होता है, वो डिमांड फैक्टर से कई स्पीड से उसको सपोर्ट करता है प्राइस को। अभी सप्लाई फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्रूड के प्राइसेस के लिए। जैसे वीरेन जी ने आगे सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए, एक और फंडामेंटल जो डेवलप हुआ ये क्रूड की तेजी के लिए, वो भी एक थोड़ा रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल है। वो है जैसे ही ट्रम्प गवर्नमेंट का बिल था जिसमें अलास्का की लैंड में वो 82% तक एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने जो जमीन है वो मुहैया करवाई थी। बट ये जैसे ही बिडेन सरकार ने, बिडेन गवर्नमेंट ने रोल बैक करके उस पर एक नया बिल लाया, जिसमें ओनली 58% तक ये जो नई जमीन मींस के जो जमीन है जो एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनियों को दी जाएगी, वो काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। क्योंकि इस हिसाब से अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे सप्लाई काफी बढ़ जाती यूएस की ओर से। हालांकि यूएस EIA यूएस के इन्वेंट्री के डेटा दोनों में थोड़ा डिफर था, क्योंकि कल जो इन्वेंट्रीज के यूएस के नंबर निकल के आए उसमें गैसोलीन एंड डिस्टिलेट्स की इन्वेंट्री बढ़ी थी, बट क्रूड की इन्वेंट्री में 2018 के बाद का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन था। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म सप्लाई इश्यू है, शायद मुझे लग रहा है कि अभी और बने रहेंगे। लेवल स्पेसिफिक डोमेस्टिक क्रूड की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड की बात ऑलरेडी हो चुकी है। डोमेस्टिक क्रूड में मुझे लग रहा है कि अगर 6070 6060 तक के प्राइसेस मिले, एक उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। जब तक 6000 का लेवल उसमें इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि वहां पे ज्यादा वीकनेस के चांसेस नहीं है। 6200 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि 100 नहीं पर 95 तक के लेवल्स आपको
फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ही देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है रवि जी का कि 95 तो ज़रूर ही दिख जाएंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। चलिए अब सवाल जवाब भी कुछ ले लेते हैं। काफ़ी सवाल आ चुके हैं। योगेश जी का जो सवाल है जयपुर से हैं, इन्होंने गोल्ड 47,840 रुपए पर लॉन्ग किया है और क्रूड शॉर्ट किया है 6116 6116 रुपए पर। बीरेन जी क्या इनको सलाह देंगे? सोना लॉन्ग है 47,840 पे, 6116 पर क्रूड को शॉर्ट किया है, क्या सलाह है? गोल्ड का मेरा टेंटेटिव टारगेट 48,000 रहेगा और आगे शायद हम 48 टू 30 टू 80 तक देख सकते हैं, जबकि डाउन साइड में इसका 47,580 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। धीरे धीरे मार्केट अप रहेगा ये, क्योंकि इंडियन इंपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हुई ये साल। चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडे है और सिंगापुर में भी मार्केट प्रीमियम में है अभी। और क्रूड में मैं ऐसा मानूंगा कि जो शॉर्ट साइड है उसमें 6,010-20 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है उसमें जो सेल साइड है उसी भाव का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, योगेश जी का एक और सवाल था नेचुरल गैस को लेकर। रवि क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में पूछ रहे हैं कि इंट्राडे के लिए क्या करें? अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट कल के इतने बड़े उछाल के बाद शायद आज डे ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में जैसे यूएस के मार्केट ओपन होगी, ये वोलेटिलिटी ट्रिगर होगी। लेवल स्पेसिफिक अगर ये वोलेटिलिटी में आपको 347 तक के लेवल्स मिल जाए तो बाय करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 343 के करीब, ये काफी अहम सपोर्ट है। इंडिया रेजिस्टेंस पहले था, अभी उसको ब्रेक करके उसको ये सपोर्ट के दौर पे देखेगा। मुझे लग रहा है कि आगे जाके 360 तक के एक लिमिटेड बट अपसाइड के टारगेट आपको मिल जाएंगे, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखें। वैसे पॉजिटिव आउटलुक काफी रेशनल से जो पॉजिटिव है, बट सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि कल की इतनी बड़ी तेजी के बाद शायद आज थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अगले कॉलर का जो सवाल है निधि मुंबई से, इन्होंने 61,140 रुपए पर चांदी, 61,140 पर चांदी और 292 पर जिंक को लॉन्ग किया है। बीरेन जी क्या सलाह देंगे इनको? चांदी और जिंक दोनों लॉन्ग है इनके पास। टेम्पररी दोनों अपसाइड में है। सिल्वर को शायद हम 63,500 तक देख सकते हैं। एक आध वीक की ये मेरी अवधि रहेगी, 1-2 वीक की। और जिंक में मार्केट थोड़ा स्टिल बुल मार्केट जिसको मैं कहूंगा, गर्भित तेजी जिसको कहेंगे हम, हल्के हल्के शायद वो 300 तक छू सकता है, क्योंकि यहाँ डेफिसिट का मामला है और इलेक्ट्रिकल बैटरी की डिमांड भी है। तो इसमें जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको थोड़ी थोड़ी गिरावट जो आती है उसमें थोड़ा ऐड करना चाहिए लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा वाइडर है इसमें, 281-82 के आसपास का, और टारगेट जैसे मैंने कहा 298-300 तक रख सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉलर क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे के लिए कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे रवि आप इनके लिए? कॉपर में अभी कल देखे तो तीनों बेस मेटल जिंक, लीड एंड एल्यूमिनियम में साइडवेज पैटर्न था, बट यस कॉपर एंड निकल में थोड़ा पॉजिटिविटी थी, क्योंकि कॉपर में जो एलएमई के नंबर्स देख रहे हैं तो उसमें इन्वेंट्री जो अभी तक हायर लेवल पे आ रही थी, इतने इन्वेंट्रीज के दबाव है वो हमने देखा नहीं। तो इस हिसाब से देखे तो आज आउट परफॉर्मेंस 2 दिन से वो कंबाइंडली देखे तो कर रहा है, बट आज थोड़ा कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेनी है तो आज के लिए एटलीस्ट इसको सेल ऑन राइज रखे। दूसरी सारी मेटल्स इंक्लूडिंग निकल, जिंक एंड एल्यूमिनियम जहां पे इन्वेंट्री के प्रॉब्लम है वो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, बट कॉपर में मुझे लग रहा है कि अभी सेल ऑन राइज रहना चाहिए लेवल से। लेवल स्पेसिफिक 756 के करीब आप एक बार इसमें शॉर्ट करें, 759 का स्टॉप लॉस लगाए, डाउन साइड 742 तक के लेवल्स आपको एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन से आज के जो फैक्टर्स है थोड़े डिफरेंट है,
एंड आज जैसे यूएस के पीपीआई नंबर्स आएंगे एंड जैसे ही अभी चाइना कल ओपन होगा तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो सेल ऑन राइज रहना चाहिए। जब तक 759 के ऊपर क्लोज नहीं होता, ट्रेंड मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टिव ट्रेंड है, वो आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। करुणेश है, वो उत्तराखंड से है, एल्युमिनियम पे जानना चाह रहे थे कि एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए। बीरेन जी, एल्युमिनियम पे क्या सलाह देंगे? एल्यूमिनियम में यूरोप में वापस प्रोडक्शन कट का सिलसिला जारी हुआ है। यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम की शॉर्टेज है, जो कि एल्यूमिनियम बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। यहाँ मैं ऐसा मान रहा हूँ कि करंट लेवल जो है 233, 34 ये बाइंग का लेवल है। इसमें 231 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए 237, 38 का टारगेट रख सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडर है जिनकी अवधि 2 वीक, 3 वीक या 1 मंथ की है, वो शायद 240, 245 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगले कॉलर विनय गोयल है कुरुक्षेत्र से। इनके पास सिल्वर माइक्रो के 2 लॉट है 60,500 रुपए के भाव पर, 15 दिन के लिए जाना चाह रहे थे। बीरेन जी, क्या सलाह देंगे विनय जी को? सिल्वर माइक्रो है इनके पास 60,500। फिलहाल हर कमोडिटीज जो डॉलर कमजोर हुआ है, इसके कारण हर कमोडिटी में, जिसको हम रिस्क ऑन बोलते हैं मोड, वो रिस्क एपेटाइट बढ़ी हुई है। तो सभी कमोडिटी का जो झुकाव है वो थोड़ा अपसाइड की ओर रहेगा। और जैसे सिल्वर की जो चाल है, हमने देखा है कि पिछले 20 महीने में बार बार वो 60,000 आती है, बार बार 70,000 भी आती है। तो ये सफर उसकी 2022 में भी जारी रहेगी। ओके ओके, तो ये भी हुए आपके लिए विनय गोयल जी। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, जहां ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद मोटा जी हैं, जो हल्दी कारोबारी और मसालों के भी कारोबारी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, सबसे पहले हल्दी में आप प्रोमिनेंटली अब काफी अच्छा कारोबार कर रहे हैं और हल्दी के जाने माने ट्रेडर भी है, तो हल्दी पर पहला आउटलुक आपका चाहिए। सभी भाइयों का नमस्कार। हल्दी अभी जो मनी पावर की ताकत से बाजार ऊंचा हुआ था, वायदा एनसीडीएक्स में ऊपर में 109 रुपया 50 पैसा तक पोजीशन हुई थी। अब रियल पोजीशन सभी को सामने थोड़े थोड़े आने लग गई है फसल की, कि 2021 में मई जुलाई में जो बोनी हुई थी, बहुत शानदार बोनी हुई थी 2022 के फसल के लिए, जो करीबन 100 लाख बोरी यानी 1 करोड़ बोरी हल्दी पैदा होती है, ऐसी बोनी हुई थी। मगर कुछ एरिया में एक्सेस बारिश वगैरह या कुछ एरिया में थोड़ा फ्लड वगैरह आने से निजामाबाद में जो 23-24 लाख बोरी फसल आने की उम्मीद थी, वो अब 20 लाख से ऊपर नहीं आएगी। वैसे मराठवाड़ा में जो 38-40 लाख आने की उम्मीद थी, वो अभी 32-33 लाख से ऊपर नहीं आने की उम्मीद है। और कड़पा एरिया जो है आंध्र का, वहां पे भी करीबन 50,000 बोरी का नुकसान है। मगर फिर भी ऑल इंडिया क्रॉप 90-92 लाख से कम नहीं आएगा। और गया साल का जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है 1 जनवरी को, वो करीबन 33 लाख बोरी रह गया है। यानी 90 लाख बोरी इस साल की और 33 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड मिला के करीबन 123 लाख बोरी का सप्लाई अपने को 2022 में मिलेगा। और अपनी इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, वो लोकल इंडिया के लिए 65 लाख से 70 लाख बोरी का कंजम्पशन रहता है। और एक्सपोर्ट में अपना करीबन 28 से 30 लाख बोरी एक्सपोर्ट होती है। यानी कि टोटल अपनी रिक्वायरमेंट 100 लाख बोरी की है। और जबकि अपने पास में 2022 में सप्लाई अपने को मिल रही है 123 लाख बोरी, 33 लाख पुराना स्टॉक का, 90 लाख बोरी इससे आने का। इसलिए ये पोजीशन देखते हुए हल्दी में कोई ज्यादा तेजी भी नहीं लगती है, ज्यादा मंदा भी नहीं लगता है। बाकी मनी पावर अपने ताकत से कुछ भी कर सकता है, वो अलग बात है। फिर भी एनसीडीएक्स वायदा जो है वो 90-92 से नीचे अप्रैल में वायदा नहीं जाएगा, और ऊपर में 110-15 से ऊपर चलना भी मुश्किल रहेगा। यानी जिसके पास में भी नीचे भाव का माल लिया हुआ हो, उनको 50%, 60% माल बेच के मुनाफा अपना घर ले जाना चाहिए। ओके, बहुत बिल्कुल साफ राय आपने बताया कि क्या कितनी सप्लाई है मार्केट में हल्दी की और किन लेवल्स पे आपको
निकलना चाहिए और ऊपर के लेवल पे आपको क्या करना चाहिए? 50% अपना मुनाफा इस मौजूदा लेवल्स पे वो घर लेके जाना चाहिए। सर, अब जीरा और धनिया को लेकर क्या आउटलुक है आपका? जीरा और धनिया दोनों की फसल काफी कम है और क्लाइमेट भी उनको सूटेबल नहीं है। और धनिया का तो 5 साल का लोवेस्ट स्टॉक अभी है, जो 5 साल में इतना कम स्टॉक कैरी ओवर नहीं रहा है। इसलिए जीरा में भी ध्यान तेजी है और धनिया में भी ध्यान तेजी का है, दोनों में तेजी का है। 5 रुपया बढ़ेगा, 2 रुपया घटेगा, 5 रुपया बढ़ेगा, 2 रुपया घटेगा, इस स्पीड से बाजार चलते रहेगा। बाकी 2022 में धनिया और जीरा दोनों का भविष्य अच्छा है। अभी जीरा एक साथ थोड़ा बड़ा है, इसमें 5-1 रुपया का रिएक्शन करेक्शन आ सकता है, बाकी भविष्य अच्छा है। और कभी भी एनसीडीएक्स में जीरा 2022 में 201 रुपया क्रॉस कर सकता है। ओके, हाँ जी, ओके, ओके। यानी जीरे और धनिया में इनको लग रहा है कि 2022 में अच्छी तेजी दिख सकती है। शुक्रिया प्रेमचंद मोटा जी, आपने वक्त निकाला और तीनों ही मसालों पर अपना आउटलुक बताया और क्या प्राइस रेंज आगे रह सकते हैं ये भी बताया। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अशोक भड़के जी हैं महाराष्ट्र से, अभी सवाल आया है, कॉटन केक पर है इनका सवाल। 3,350 पर इन्होंने खरीद रखा है। बीरेन जी क्या करे? अशोक जी को क्या सलाह देंगे? 3350 पे खरीदारी की है इन्होंने कॉटन केक की। कॉटन केक का मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि कॉटन की और कपास की तेजी में थोड़ा पिछड़ा हुआ था, बट अब री-रेटिंग जिसको बोलते हैं बाजार की भाषा में, वो हो रहा है। मैं समझता हूं कि उनको लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए और थोड़ा अगर रिस्क एपेटाइट है तो डिप्स कहीं 3,280 के आसपास आता है तो थोड़ा ऐड भी करना चाहिए। उनको स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 3,250 का, और इसमें मेरा अपसाइड ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट है वो 3,480 का है, सेकंड 3,530 और थर्ड में भी 3,580 का है। ये प्योरली टेक्निकल लेवल है, इसका फंडामेंटल से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओके, चलिए अब अगले कॉलर ओवैस आलम है। 50,600 रुपए के भाव पर गोल्ड इनके पास हाजिर के हैं। 24 कैरेट गोल्ड इन्होंने खरीदा है। गोल्ड 20 जनवरी तक जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, मुझे क्वेश्चन जी हाँ, रवि जी आपसे सवाल है कि उबैस आलम ने 50,600 रुपए पे गोल्ड खरीदा है, 20 जनवरी तक का राय जानना चाह रहे थे, कहां तक भाव जाएगा? 20 जनवरी तक प्राइस यहाँ से ज्यादा मूव करना मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स अपर साइड जो प्राइसेस है टिल 20 जनवरी आपको 48,600 से 48,700 इतना एक लिमिटेड अपसाइड मिल सकते हैं। बेसिक रीजन क्या है कि जो भी बड़ी इवेंट आनी थी उसमें फेडरल रिजर्व पॉवेल की स्पीच थी, यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स थे, साथ में यूएस में पॉलिसी का चेंज था, ओमिक्रॉन का खतरा था, ये सारा चीज है मार्केट में डिस्काउंट होके चल रहा है। हायर बॉन्ड यील्ड से डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, तो मुझे लग रहा है कि मेजरली अभी जो नेक्स्ट एफओएमसी पॉलिसी जो ये मंथ एंड है तब तक कोई बड़े डेटा नहीं है, तो आप अभी 48,700 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 48,700 मैक्स टू मैक्स आपको 20 जनवरी तक मिल सकते हैं। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। कुमुद कुमार है गया से, जाना चाह रही थी गोल्ड मौजूदा स्तरों पर खरीदे या बेचे, क्या करें बीरेन जी? मौजूदा स्तर पर बाय करना चाहिए 47,570 के स्टॉप लॉस से। अपसाइडिंग ऑब्जेक्टिव 48,150 तक का रखना चाहिए। ओके, तो ये भी है आपके लिए कुमुद कुमार जी। चलिए रवि का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने बेंगलुरु से सवाल पूछा है कि ट्रेडिंग शुरू करना है, राय दे। अभी तक ट्रेडिंग कभी किया नहीं है इन्होंने, नए ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। बीरेन जी क्या सलाह देंगे? इसके बारे में मैं ये सवाल रवि जी को पास ऑन करूंगा। चलिए रवि जी आप क्या सलाह देंगे? नए ट्रेडर है, क्या करें ये? हाँ, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सेफ हेवन साइड ज्यादा देखना चाहिए। पर्टिकुलर
आप पहले तो पेपर ट्रेडिंग करें। अगर पेपर ट्रेडिंग में सही रहता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता चलता है, क्योंकि कमोडिटीज ऐसी चीज है जो कभी भी सरप्राइज दे सकती है। मीन्स नेचुरल गैस विदाउट न्यूज 10% बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, तो थोड़ा सेफ कमोडिटीज को पसंद करें, ये ऐसी सलाह है। मुझे लग रहा है कि आपको इंडेक्स में ज्यादा पसंद करना चाहिए। थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ऊपर नीचे है, बट मुझे लग रहा है कि वो एक काफी बेहतरीन चीज हो सकती है। इंडेक्स में बुल डेक्स, मेटल डेक्स एंड एनर्जी डेक्स, तीनों डेक्स अवेलेबल है। तीनों इंडेक्स ट्रेडिंग आपको, मैंने अभी तक जो रिसर्च किया है, अभी तक हमने फिल किया है, वो इंडेक्स में वोलेटिलिटी काफी सीमित रहती है एंड उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको शुरू करना है तो आप बुल डेक्स एंड मेटल डेक्स पे फोकस करें। उसमें जो दिन की रेंज होती है 50 से 60 पॉइंट के मैक्सिमम होते हैं, 50 का लॉट साइज है, मींस कि आपका दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस 3000 4000 तक सीमित रहेगा। तो इंडेक्स से शुरुआत करें। पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ ले, एमसेक्स एनसीडीएक्स दोनों में सभी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गए। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ने के बाद ही ट्रेड स्टार्ट करें। बट यस, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स ट्रेडिंग अभी सेफ है, या आप ऑप्शन जा सकते हैं, बट अभी आपके इनिशियली थोड़ा आपको हार्ड रहेगा, तो इंडेक्स ट्रेडिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो बेहतर हो। ओके, यानी अगर आप नए ट्रेडर है तो इंडेक्स से शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो आपको नुकसान होने की आशंका कम होगी। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। किरण है जलगांव से, कॉटन मार्केट का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेन जी, कॉटन मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? कॉटन मार्केट में फिलहाल सेंटिमेंट काफी नर्वस है, क्योंकि बार बार ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बातें हो रही है, फ्यूचर्स बांड की बातें हो रही है। सबसे जो अहम फैक्टर है वो कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो शायद मार्केट में एक करेक्शन आएगा। अदरवाइज डिमांड सप्लाई की स्टोरी से ये मार्केट फिजिकली काफी टाइट है, और ग्लोबल मार्केट्स चाइना और अमेरिका भी काफी मजबूत बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक इसका तेजी तरफ भी रहेगा। ओके, अगले कॉलर जिंक पे जानना चाह रहे हैं। अरविंद त्यागी है, जिंक में आज क्या करें? रवि जी, जिंक पर क्या राय देंगे? जिंक पे तेजी जारी रह सकते हैं। मेरे हिसाब से लेवल स्पेसिफिक डायरेक्टली स्ट्रेटेजी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बीरेन जी ने फंडामेंटल्स काफी अच्छी तरह उसमें डिस्क्राइब किए। 287.80 के करीब जिंक के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, 285 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जिंक में 292 294 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल्स में जहां पे सप्लाई डेफिसिट है वहां पे लॉन्ग रहना चाहिए। ओके, तो ये भी है 294 का लेवल आपको जिंक में दिख सकता है। आपके लिए अरविंद त्यागी जी, रवि जी की तरफ से सलाह है। चलिए अब शो को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। शुक्रिया बीरेन जी आपका, रवि जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और कमोडिटी के फंडामेंटल्स पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर।